नमस्कार। रेड नाइन के इस विशेष प्रोग्राम में आज आपके समक्ष हम फिर से प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके समक्ष ज्वलंत विषयों को या फिर कोई तत्कालिक रोचक विषय जब उत्पन्न होता है तो आपके समक्ष आते हैं। लेकिन आज का विषय बड़ा भयानक, रोंगटे खड़े करने वाला और डराने वाला विषय है। एक डराने वाला विषय इसलिए है कि ये विषय सीधा सीधा हमारी जिंदगियों से जुड़ा है। हम या हमारे परिवार या हमारे घर के या हमारे क्लोज रिलेटिव या हमारे जो भी इष्ट मित्र हैं, सभी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बड़ा डराने वाला विषय है। डराने वाला विषय इस तरह से है कि जैसे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिल और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर आज हम आपके समक्ष आए हैं। लेकिन दिल और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां तो हमेशा से हम आपके समक्ष इस विषय को समय समय पर लेके आते रहे हैं। लेकिन ताजा जो डराने वाला जो घटनाक्रम है या एकदम से जो अचानक से हमारे नॉलेज में जो चीजें आई हैं डराने वाली, हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में अचानक से कोई व्यक्ति चलते चलते गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई एक इंदौर के किसी प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के मालिक की अखबार में खबर आती है कि वो जिम में दौड़ लगा रहे थे उस पे जॉगर पे, और अचानक दौड़ते दौड़ते कार्डिक करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी 2-4 दिन पहले अखबार में खबर आई कि एक 17 साल का बच्चा रतलाम में स्पोर्ट्स ग्राउंड में दौड़ लगा रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। 1-2 महीने पहले की ही बात है, हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था वायरल होता हुआ कि कोचिंग क्लास में पढ़ता हुआ एक बच्चा, 20-22 साल का बच्चा, पढ़ते पढ़ते अचानक ही वो लुढ़क गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। ऐसे मतलब अचानक से जो मृत्यु हो रही है, बाद में मालूम पड़ता है कि भैया इनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। आप और हम सामान्य रूप से उसको एक हार्ट अटैक बोल के और मन महसूस के रह जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में विशेषज्ञ जो हमारे डॉक्टर हैं, जिनके ऊपर हम पूरा भरोसा करते हैं, उनसे पूछें कि सर इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। अब जो लोग चले गए हो तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें। तो इसी विषय को लेकर आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो इसी विषय को लेके आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जगदीश गुप्ता को, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं और ये पूर्व अध्यक्ष हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की इंदौर ब्रांच के। और साथ साथ में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास जी को। ये भी हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं विशेष हॉस्पिटल इंदौर में। तो सर आपका स्वागत है, हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सर बड़ा गंभीर विषय है और बड़ा डराने वाला विषय है कि एक अचानक से, जिस तरह की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक से बात करते करते या कुछ काम करते करते अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ भी आदमी काम कर रहा है और करते करते अचानक से मृत्यु हो रही है उसकी। तो सर ये क्या चीज है? क्योंकि सर पहले ऐसा होता था कि हमने सुना था कि हार्ट अटैक आता है तो आदमी को घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाता है, पसीना आने लग जाता है या और दूसरे सिम्टम्स होते हैं, पर अचानक काम करते करते आदमी की मृत्यु हो रही है। सर क्यों हो रहा है? सर ये क्या है? ये सर ये एक्चुअल में हार्ट अटैक है या क्या चीज है? रोचक प्रश्न है आपका, और ये भी कहना सही है कि ये इन दिनों काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है। हम सभी इसको लेके जागरूक हैं, थोड़े भयभीत भी, बहुत ज्यादा भयभीत है सर। तो ये जो स्थिति है इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम सडन कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। सडन कार्डिक अरेस्ट वो स्थिति है जिसमें हार्ट एकाएक अचानक अपनी पंपिंग कैपेसिटी को बंद कर देता है। सर इसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण हार्ट अटैक है। जब हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अचानक बंद होती है तो हार्ट और ब्रेन के बीच का रक्त का प्रवाह रुक जाता है और ब्रेन में रक्त नहीं पहुंचने की वजह से पूरा सिस्टम शटडाउन हो जाता है। व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है और ये अवस्था 10 से 15 सेकंड रहती है। इस 10 से 15 सेकंड की अवस्था के बीच में अगर हमने त्वरित उपचार प्रणाली नहीं अडॉप्ट की
तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु को सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में जो हम देखने में आता है वो यही है कि व्यक्ति सामान्य रूप से बैठा है, बात कर रहा है, चल रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, अचानक मूर्छित होकर गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाए। तो इस स्थिति को सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। सर, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक में मतलब जो एक नॉर्मल अभी हमने सुना था कि हार्ट अटैक आदमी की ज़िंदगी में 3 बार 4 बार तक आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें एक लाइफ सेविंग का एक चॉइस होती है या एक मतलब हमारे पास चांस होता है कि हम उसको बचा सकते हैं। तो ये वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है सर दोनों? सडन कार्डियक अरेस्ट वो स्थिति है सर जिसमें हार्ट पंप करते करते बंद हो जाता है, और हार्ट अटैक वो स्थिति है जिसमें हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों में, आर्टरीज में क्लॉट आने की वजह से कोई सीमित क्षेत्र में डैमेज होता है। कभी कभी ये डैमेज इतना व्यापक होता है कि हार्ट की पूरी क्रिया प्रणाली ठप हो जाती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि सडन कार्डियक अरेस्ट कई कारणों से हो सकता है। उनमें से एक मुख्य कारण, प्रायः सबसे कॉमन कारण हार्ट अटैक है, बट इसके अलावा भी कई दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे जो हार्ट की मांसपेशियों को अफेक्ट करती है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, या फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम या कोई दूसरी चैनलोपैथीज, जिनकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सर जगदीश गुप्ता साहब, सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट, सर ये दोनों में कुल मिला के इफेक्ट तो हार्ट पे आ रहा है और हार्ट फेल हो रहा है या हार्ट फेल होने के चांस होते हैं हार्ट अटैक में। तो सर इनका सिम्टम्स किस तरह से हम मेजर करेंगे? क्योंकि जैसे एक आदमी कोचिंग क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी डेथ हो रही है। एक व्यक्ति नाटक में नौटंकी करते समय हनुमान जी का पार्ट अदा कर रहा है और वो मतलब नाटक का पार्ट अदा करते करते वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। अचानक से सर हो रहा है, तो इसके लक्षण कैसे पता लगाएंगे सर? अपनी बॉडी में कोई भी डिजीज़ के लिए कुछ न कुछ वार्निंग सिम्टम्स, अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है, व्यक्ति उसको इग्नोर करता है। किसी व्यक्ति को सीने में दर्द हुआ या सीने में जलन हुई और 10 मिनट या 5 मिनट रह के ठीक हो गई, दिन में 2-3 बार हुई, अरे बोले एसिडिटी का दर्द होगा तो एक गैस की गोली खा ली। तो कोई भी व्यक्ति जिसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होना है, उसको पहले बॉडी कहीं ना कहीं वार्निंग सिग्नल देती है, पर वो इग्नोर कर दी जाती है। तो क्या क्या होते हैं सर सिग्नल? अब वार्निंग सिग्नल सीने में दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, कंधे में दर्द हो सकता है, दोनों हाथों में दर्द हो सकता है, कई बार डकारें आ सकती है बहुत ज़्यादा, कई बार दांतों में दर्द, नीचे के जो जबड़ा है नीचे के दांतों में दर्द हो सकता है। तो ये सिम्टम्स यदि बार बार आ रहे हैं, आज आया कल आया, और व्यक्ति उसको इग्नोर करता है, तो अंदर के अंदर बीमारी बढ़ती चली जाती है, और ऐसे व्यक्ति कभी भी सडन कार्डियक डेथ में लैंड अप होते हैं, क्योंकि उनको बड़ा हार्ट अटैक आता है और इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि वो अस्पताल पहुँचे, और 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड में ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद होती है, चक्कर खा के गिरते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से नहीं होते हैं। हार्ट अटैक में कई बार लोगों को टाइम मिलता है। हमने देखे हैं कि पेशेंट को सुबह 7 बजे या 8 बजे सीने में दर्द हुआ और वो 12 बजे या 1 बजे अस्पताल पहुंचा, और उसके बाद भी उसका सब मैनेजमेंट हुआ और वो बढ़िया फिट होके 4 दिन 5 दिन बाद सारे प्रोसीजर्स होके वो चलता फिरता रहता है। और कुछ लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, हार्ट में दर्द नहीं हुआ और सडनली चक्कर आया, गिर गए, मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और उस अटैक की वजह से ईसीजी में, जो ईसीजी तो हो ही नहीं पाता उसका, पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जैसा अभी डॉक्टर व्यास जी ने बताया कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या और भी इस तरह के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और सडनली हार्ट बंद हो जाता है। तो हार्ट बंद हो जाने का ये हम कहें कि हार्ट का अटैक आया और इतना टाइम भी नहीं मिला कि हार्ट बंद हो गया, तो उसके जो वार्निंग सिग्नल्स हैं पहले वो इग्नोर किए जाते रहे हैं, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। सर जो एकदम कम उम्र के बच्चे हैं, कोई 17 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का,
अब उसको तो पता ही नहीं है सर कि ये, उसको तो हाथ पैर दुखना और सामान्य सी चीजें, उसके लिए तो बड़ी सामान्य सी बात है खेलने कूदने में और इन चीजों में, वो कैसे आदमी ध्यान रखेगा? क्योंकि सर जो आदमी थोड़ा मैच्योर हो जाता है हाँ। उसको तो सब चीजों की अवेयरनेस आ जाती है, पर एक जो बच्चा है 17 साल का 20 साल का, वो उसके लिए क्या करें सर? अब उन लोगों में तो हमको यही देखना पड़ेगा कि उनकी लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बराबर रहें, फिजिकली फिट रहें, डाइट बराबर रहें, फास्ट फूड का सेवन ना करें। 17 साल का और बच्चा दौड़ लगाते लगाते डेथ हो गई, बराबर है, वो उसका वजन बिल्कुल एकदम छरहरी का आया, ठीक है। तो कैसे सर ऐसे बच्चों तो का? इन केसेस में हमको ये देखना पड़ेगा कि कुछ जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे डॉक्टर व्यास ने बताया कि ब्रुगाडा सिंड्रोम या WPW सिंड्रोम, मतलब कुछ बीमारियां जो होती हैं हार्ट की, जो रिदम के डिस्टर्बेंसेस वाली रहती है, वो जन्म से रहती हैं, पर चूंकि 17-18 साल में उनको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उनके ECG नहीं हुए, तो उनकी वो चीज़ डायग्नोज ही नहीं होती है। तो वो तो बड़े अनफॉर्चुनेट लोग कहलाएंगे कि जिनको कभी, मतलब उनका भाग्य ही खराब है हाँ मतलब अनफॉर्चुनेट कहलाएंगे कि उनका कभी कोई टेस्ट हुआ ही नहीं, सर। और उनको कोई जन्मजात इस तरह के सिंड्रोम्स जो होते हैं वो हैं, और चूंकि पता ही नहीं लगा तो उनके बारे में कुछ उनका इलाज ही नहीं हुआ। तो इनके बारे में तो बड़ा अनफॉर्चुनेट कहेंगे अपन उन लोगों को। सर ऐसा भी आजकल बच्चों पे बड़ा करियर को लेके बड़ा पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है और सभी तरफ से प्रेशर होता है, तो एक तनाव जो होता है पढ़ाई लिखाई का, करियर का या दूसरी चीज़ों का, ये रोज़मर्रा के जीवन का जिस तरह का भी, ये तनाव भी क्या सर इस तरह की चीज़ों के लिए कम उम्र के बच्चों में इस तरह का? बिल्कुल सही कहा आपने। मानसिक तनाव हमारी विकसित होती हुई जीवन शैली में एक इसका अभिन्न अंग बन गया है। सर हर व्यक्ति तनाव में है, बैठे हुए तनाव में है, काम करते के दौरान तनाव में है, रात में सोते वक्त तनाव में है। कांस्टेंट मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के अंदर एड्रेनालिन, स्टीरॉइड्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स हार्ट अटैक और दूसरी हार्ट की बीमारियां जैसे जो सर ने बताई, उनको, उनके इवेंट को प्रेसिपिटेट करने में सार्थक होते हैं। तो मानसिक तनाव जो बढ़ रहा है बच्चों में, उसका जरूर कहीं ना कहीं एक मुख्य रोल है सर। आने वाले इस दौरान जो हार्ट अरेस्ट के अपन केसेस देख रहे हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस देख रहे सर। हैं, उसमें उसका एक मुख्य रोल है। सर इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि जिनकी वजह से, जैसे एक तनाव हमने मुख्य कारण लिया, या जैसे आपने बोला कि जैसे उनका जो भी मांसपेशियों में बचपन से जो भी आपने अभी कारण बताए, उसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकते हैं सर इसके? हृदय संबंधित बीमारियों के बारे में कम उम्र के लोगों में, कम उम्र के लोगों में जो हृदय संबंधित बीमारियों पे हम बात करते हैं, तो इसके कोई स्पेसिफिक कारण तो ज्ञात नहीं है। हम इनमें रिस्क फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स को अलग हटा दें कि जेनेटिक लेवल पे या पैदाइशी कोई बीमारियां हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट को प्रोन करती हैं, अगर उनको अपन साइड भी हटा दें, तो लाइफस्टाइल जिसमें हमारी दिनचर्या, सुबह उठने का समय, रात में सोने का समय, टोटल स्क्रीन टाइम, हमारा मानसिक तनाव, हमारा खान पान, हमारा एक्सरसाइज, हमारा फिजिकल एक्सर्शन, हमारी हॉबीज़, ये सब जुड़ के इन सब के लिए इन्वॉल्व रहती है। तो खान पान की बात करें तो मेरा ऐसा सोचना है कि इस जनरेशन में, जिसको अपन जेन ज़ी भी बोलते हैं, यंग जनरेशन जो है, इनमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और रीयूज्ड ऑयल्स और फैट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो रीयूज्ड ऑयल तो सर अब तो कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इन चीज़ों के कंजम्पशन से हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, और उन कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन का रप्चर होकर क्लॉट बनाने की स्थिति उत्पन्न होना काफ़ी कॉमन है। देर रात तक जागने से और सुबह लेट उठने से हमारी बॉडी की जो इंटरनल हार्मोनल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से दूसरे हार्मोन सिक्रीशंस अफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के, होती छोटी छोटी है बट ये जुड़ के एक बड़ी बीमारी का रूप लेती है। अब इनसे एक कारण को पॉइंट आउट करना तो मुश्किल है, बट हाँ, हम व्यापक तौर पे इन सब चीज़ों पे काम करें, अच्छी जीवन शैली पे काम करें, तो जरूर तो सर डाइट कंट्रोल, जैसे हमने सुना है, तो जैसे डाइट कंट्रोल के लिए भी इस तरह की चीज़ों में कुछ असर करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बट उसकी शुरुआत
काफ़ी यंग एज से चालू होना चाहिए। जैसे हम हमारे घर में बच्चों को देखते हैं तो हम छोटे बच्चे हमारे जिद्दी करते हैं कि हमको बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो हम अगर माँ बाप उनको देखते हैं कि ये जिद्दी कर रहे हैं या इनको बर्गर या पिज़्ज़ा खाने से बहुत खुशी मिल रही है, तो हम उनको तुरंत वो खरीद के दिला देते हैं और हमें क्षणिक खुशी मिलती है। ये क्षणिक खुशी के चक्कर में हम व्यापक होने वाले नुकसान को भूल जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ही चीज़ें काम करती हैं। तो खाद्य पदार्थ अच्छा वो है सर जो रॉ फॉर्म है। तो जितना रॉ फॉर्मेट में फूड रहेगा वो उतना ही हेल्दी रहेगा, और जितना ही फूड प्रोसेस हो जाता है तो उतना ही वो नुकसानदायक होते जाता है। यही चीज़ कार्बोहाइड्रेट पे लागू होती है, यही चीज़ फैट पे लागू होती है। सर जैसे खान पान से सर ने जुड़ी हुई जो बात उठाई है, तो सर खान पान में नहीं चाहते हुए भी जो हमारा दैनिक जीवन है हम उसमें न चाहते हुए भी पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं। कई तरह के रसायन उन सब्जियों में उपयोग हो रहे हैं, उन सब्जियों को बड़ा करने में, या जो अनाज हम खा रहे हैं, या हर तरह का खान पान है, हम चाहे जितनी शुद्धता घर में रख लें, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड उन अनाज को उगाने में या सब्जियों को उगाने में उपयोग हो रहे हैं, दूध में हो रहा है, तो ये कैसे सर, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा या ये एक अलग चीज़ है? इससे फर्क पड़ेगा। एक्चुअली पेस्टिसाइड्स सभी जगह यूज़ हो रहे हैं, और फार्मिंग में तो कई लोग हार्मोन्स और एंजाइम्स के इंजेक्शन लगा के फ्रूट्स को बड़ा करना, सर सब्जियों को बड़ा करना, वो जामफल बड़ा हाँ, इतना बड़ा बड़ा महंगा करना। बाजार में। तो जितने आर्टिफिशियल मेजर्स जो हैं फार्मिंग में जो यूज़ किए जा रहे हैं तो सब हानिकारक तो है ही। अब सवाल ये है कि इनसे बचा किससे जाए, क्योंकि क्रॉस फार्मिंग इतने बड़े लेवल पे हो रही है जिसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स ये सब यूज़ हो रहे हैं। तो अब जो अभी नया कंसेप्ट चला है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फूड, तो ऑर्गेनिक फूड में वो लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं, पर कितने बड़े लेवल पे हम ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े देश में ऑर्गेनिक फूड को इतने बड़े लेवल पे इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना डिफ़िकल्ट है। तो अब इससे बचने का तो अभी कोई उपाय संभव नज़र नहीं आता है कि हम पेस्टिसाइड से कैसे बचें। ये ज़रूर है कि पेस्टिसाइड्स में जो सब्जियां आ रही हैं उनको अच्छे से धो के और 2 या 3 बार पानी से अच्छे धो के और हम यूज़ करें, पर उसके अलावा तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अलावा तो कोई उपाय नज़र नहीं आता। भी जिंदा रहना है सर। जहर खा के भी जिंदा रहना है, तो अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसमें मैं एक बात और ऐड करूँगा कि जो सर ने जैसे बताया है कि सर्केडियन रिदम, कि नींद पूरी यदि नहीं होती है व्यक्ति की तो उसकी सिस्टम बहुत सारी बिगड़ जाती हैं। और नींद का भी है टाइमिंग, कि 6 घंटे 7 घंटे की आप नींद पूरी कर रहे हैं, पर रात को 1 बजे या 2 बजे सो के और सुबह 10 बजे उठ के कर रहे हैं, तो जो नेचुरल सर्केडियन रिदम है, जो सितारों ने, चांद तारों ने जो हमारे लिए एक रिदम बनाई है कि दिन उगता है और सूरज डूबता है, तो वो जो रिदम बनी हुई है वही बॉडी ने सालों से, हजारों सालों से एडजस्ट करी हुई है। अब उस रिदम को हम तोड़ रहे हैं, उस रिदम को हम चेंज कर रहे हैं, तो वो बॉडी को किसी न किसी वे में अफेक्ट कर ही रही हैं और कहीं कहीं बीमारियों का जनक हो रही हैं। सर जैसे एक बड़ा मुद्दा है हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों से बचने का, एक कॉमन सोचना है कि एक्सरसाइज अगर की जाए समय पे तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर प्रश्न यही आता है सर कि जो एकदम से स्वस्थ आदमी है, दौड़ लगा रहा है, अच्छा मतलब ओवरवेट भी नहीं है, इसका वजन सामान्य से भी कम है, वो उसकी डेथ हो रही है, फिर भी एक्सरसाइज इसमें कितना हद तक बचाव कर सकती है? कई बार ये भी होता है सर, माफ चाहूँगा फिर से कि बीच में रोकने के लिए आपको, कि जैसे ओवरवेट आदमी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़िया अपना, उसके हार्ट भी स्वस्थ है, सब अच्छा है। एक्सरसाइज का रोल काफी ज्यादा है, बट एक अच्छी स्वस्थ एक्सरसाइज रेजीम हृदय संबंधित बीमारियों न होने की गारंटी नहीं है। पहले तो ये, क्योंकि हृदय संबंधित बीमारियों का मुख्य कारण एक नहीं है, कई है। एक्सरसाइज न करना उनमें एक रिस्क फैक्टर है, बट उसके अलावा भी दूसरे कई रिस्क फैक्टर हैं। तो अच्छी एक्सरसाइज रेजीम को फॉलो करके
हम ये माने कि हमें या किसी भी व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी न होगी और उससे संबंधित प्रॉब्लम्स ना होंगी, तो ऐसा सोचना गलत है। हाँ, एक्सरसाइज करके हम हमारे हृदय के स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। एक्सरसाइज जो माइल्ड टू मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रीनस या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना हो, जो सडनली एकदम अचानक से चालू नहीं हो। की गई हो कि भाई हम 40 वर्ष की आयु तक तो कुछ एक्सरसाइज नहीं करते थे और अचानक एक दिन न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन दिया कि कल से हम जिम जाएंगे और वहाँ पे हैवी वजन उठा के और टीएमटी में दौड़ लगाने लगे। इस तरह के इवेंट ज़्यादा नुकसानदायक। सर ये बड़ी एक मतलब जो जिम के जो ट्रेनर हैं या जो लोग जिम खोल के बैठे हैं, वहाँ पे अचानक ये होता है आजकल की पेट बढ़ गया, वजन टोन आ गई, उसको टोन को कम करने के लिए आदमी ने बोला, रिजोल्यूशन लिया कि बस अब कल से जिम जाना है। दूसरे तीसरे दिन तो वो इतनी एक्सरसाइज करा लेते हैं कि वो हाथ पैर उसके आदमी के थक के चूर हो जाते हैं और वो फिर आने वाले 10 दिन फिर वापस छुट्टी कर लेता है जिम की। तो एक्सरसाइज का मोटिव एक अच्छी जीवन शैली और एक स्वस्थ जीवन होना चाहिए, न कि एक सुंदर काया। सर एक ये मेन पॉइंट है मेरा जो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। और माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जो धीमे धीमे करके एस्केलेट की गई हो और जो रेगुलर की जाए, वो हमारी आयु बढ़ाने में सहायक होती है। बट वैसी एक्सरसाइज जो कभी कभी की जाए या जो अचानक बहुत तीव्र की जाए, जैसे बहुत स्ट्रीनस एक्सरसाइज, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। सर आप कुछ बता रहे थे। हाँ, वो ये कि अबाउट एक्सरसाइजेज कि हम ये सोचें कि हमने 25 साल 20 साल तो एक्सरसाइज नहीं की और अब हम एक महीने में सारी एक्सरसाइज करके और हमारी बॉडी को फिट कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज जैसे डॉक्टर व्यास ने बताया कि धीरे धीरे करके अपने रूटीन में डाल लें कि भाई हमको इतनी एक्सरसाइज रोज़ करना है, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 20 मिनट, पर वो ऐसा नहीं कि हम बहुत हैवी एक्सरसाइज पहले दिन से चालू करें कि बाद लगाना है दौड़, आज ही हमको वजन कम करना है और एक महीने में तो फिट और बिल्कुल कुछ लोग मॉर्निंग वॉक प्रेफर करते हैं। हाँ। शाम के समय खाना खाने के बाद कुछ लोग घूमने जाते हैं, तो वो चीज का कुछ फायदा होगा? वो फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि जो वो रेगुलरली कर रहे हैं ना, वो रेगुलरली कर रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं कि पहले दिन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर और धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर जाते हैं। तो जो ग्रेजुअली उन्होंने पैदल चलना शुरू किया और धीरे धीरे जो बढ़ाया, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा करने वाली चीज़ है। और हम इसके वर्सेस यदि देखें तो जो लोग मैराथन दौड़ते हैं या हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका क्या होता है कि आपकी जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा आपने यदि एक्सरसाइज की तो आपके जो हार्ट के मसल्स से वो मोटे होने लगते हैं, हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है। और हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि हार्ट को अब ज़्यादा रक्त की ज़रूरत है। पहले हार्ट की दीवारें पतली थी, अब आपने एक्सरसाइज कर करके बहुत हेवी एक्सरसाइज कर करके हार्ट की दीवारें मोटी कर ली, तो उन मोटी दीवारों को अब ज़्यादा रक्त की ज़रूरत है और आपने उतना टाइम नहीं दिया कि उनके लिए नई आर्टरीज बने। तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, सडनली उनको हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज मीन्स एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि हम पहले दिन से ही बिल्कुल धूम मचा दें कि नहीं साहब बस ये करना है वो करना है। और औसतन एक 35-40 वर्ष के व्यक्ति जिसने पहले कोई एक्सरसाइज नहीं की है और वो कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, तो सीधा जाके कोई जिम की लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके तुरंत टीएमटी में दौड़ लगा के और वजन उठाने के बजाय मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वे अपने चिकित्सक से मिलें, उनसे परामर्श करें, उनसे एक एक्सरसाइज प्रोग्राम जो वो प्लान कर रहे हैं वो डिस्कस करें। हो सकता है वो चिकित्सक उनके लिए ट्रेडमिल टेस्ट, इको इत्यादि पहले से टेस्ट करे, उनकी फिटनेस को समझे और फिर वो एक्सरसाइज प्रोग्राम को अडॉप्ट किया जाए। तो जिम में होने वाली जो आकस्मिक मृत्यु दरें हैं उनमें गिरावट लाई जा सकती है। एक सर बड़ा एक सामान्य सा प्रश्न होता है सभी लोगों के दिमाग में, एक सामान्य प्रश्न है कि एक व्यक्ति बड़ा अच्छे से स्वस्थ रहता है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में हार्ट की बीमारी से प्रभावित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हम समझते हैं कि भाई उस व्यक्ति की शरीर की क्षमताएं वो किसी की अच्छी है किसी की कमज़ोर है, या सामान्य आपकी भाषा में बोले तो उसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है किसी की इम्यूनिटी कम है।
रोगों से लड़ने की क्षमता किसी के शरीर में कम है, किसी के शरीर में ज़्यादा है। सर ऐसा क्या करें कि किसी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ने के लिए उसको कोई दवाई दे दें अलग से या कोई विटामिन दे दें? ये अच्छे एक मिथ के ऊपर आपने फोकस किया है और रोचक प्रश्न है ये, और ये आजकल काफी प्रचलित है। तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपने जेनेटिक जीन्स के हिसाब से एक सेट लेवल ऑफ इम्यूनिटी लेके वो पैदा होता है, अनटिल अनलेस उसको कुछ ऐसी बीमारियां हुए जो इम्यूनिटी के ऊपर सीधा असर करती है, जैसे कुछ समय के लिए वायरल इन्फेक्शंस, लंबे समय के लिए डायबिटीज या फिर ह्यूमन आईवी, इस तरह की बीमारियां जो इम्यूनिटी के ऊपर एकदम बुरा असर डालती हैं। इन कुछ अपवादों को अपन हटा दें तो किसी एक व्यक्ति की इम्यूनिटी एक स्टेटिक लेवल पे रहती है। कुछ खा के, कुछ दवाइयाँ लेके, कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग दवाइयाँ लेके या कुछ इम्यून बूस्टिंग विटामिन इत्यादि लेके हम उस इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं सकते, ना ही हम कुछ लेके उस इम्यूनिटी को कम कर सकते। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसलिए आप देखेंगे कि एक ग्रुप में जब मौसम एकदम बदलाव में आता है तो कुछ व्यक्ति को सर्दी जुकाम खांसी होता है, एलर्जी होता है, बट कुछ लोगों को नहीं होता। तो हर किसी की इम्यूनिटी किसी भी चेंज को लेके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता में वेरी करती है, बट उस पर्टिकुलर व्यक्ति में वो कांस्टेंट रहती है। मुझे नहीं लगता कि किसी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग या इम्यूनो बूस्टर्स या कुछ मल्टीविटामिन इत्यादि लेके उस स्पेसिफिकली उस इम्यूनिटी को बूस्ट करके कुछ लाभ हासिल किया जा सकता है। सर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो बड़ा ज्वलंत है और आज की तारीख में हर दूसरे बच्चे की ज़बान पे है, आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स। ये जो मतलब आप और हम अभी इतनी देर से जो दिल की बीमारी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आम लोगों की एक धारणा बड़ी मजबूत है कि कोरोना की बीमारी होने के बाद में इस तरह के सडन कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें जो कोरोना का जो बीमारी से जो शरीर की क्षमताएं क्या उससे कम हुई हैं सर? डेफिनेटली आपका कहना काफ़ी हद तक बराबर है। कोरोना के वायरस ने जो बात की, सेकंड वेव के बाद की जो स्टडीज़ हैं ये बताती हैं कि खून को जो उसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि खून पतला करना और खून गाढ़ा होना, तो एक्चुअली जो खून जमने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होने लगी है कोविड वायरस के बाद में। मतलब खून थोड़ा सा थक्के जमने की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा होने लगी है। ऐसी कुछ रिपोर्ट से आई हैं। बहुत सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते हम कि सारे कोविड पेशेंट्स में ये चीज़ आई है, पर कोविड की सेकंड वेव के बाद में तो ये तो प्रूव हुआ था कि कोविड वायरस ने जो दो मल्टीफोकल अटैक किए थे, वो एक तो खून का थक्का जमना जल्दी और ज़्यादा, वो कोविड वायरस की वजह से हुआ था, और दूसरा जो है कोविड की वजह से जो हाइपर इम्यूनिटी हुई थी कि कुछ जो है इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे विकार पैदा हुए थे जिनकी वजह से खून के जो इम्यूनिटी सिस्टम वाले सेल्स हैं वो ज़्यादा बनने लगे थे और उन्होंने बहुत सारे सिम्टम्स पैदा किए थे। तो ये कोविड की सेकंड वेव के बाद में और बाद में भी कई रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि कोविड ने इन दो जगहों पे तो अटैक किया। पर हम मान लें कि सारे केसेस जो यंग पेशेंट जो जिनकी डेथ हो रही है हार्ट अटैक से या किसी और कारण से, वो सब कोविड से प्रभावित हैं, वो तो हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि निश्चित ही कोविड। एक आम धारणा यही है सर, सभी लोगों के मन में बहुत मजबूत विचार है कि कोरोना की वजह से जो उस समय बहुत सारी तरह की दवाइयाँ दी गई उस व्यक्ति को जो ज़्यादा गंभीरता से कोरोना से पीड़ित हुए थे, उस पर जमाने भर के उस समय प्रयोग किए गए, क्योंकि उस समय स्पेसिफिक कोई कोरोना की दवाई होती नहीं थी। तो उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी दे दी, एलोपैथी भी दे दी, और भी जो भी तंत्र मंत्र दवाई जड़ी बूटी जो देना है वो सब दे दिया। अब उस समय तो टारगेट था आपका सर कि कैसे भी उसको व्यक्ति को कोरोना से ठीक करना, पर वो बाद में सर उस चीज़ के लिए किसी ने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि उसको इतनी दवाइयाँ दे दी अलग अलग। नहीं, पर अपन ये देखिए कि जो दवाइयाँ दी गई तो फर्स्ट वेव में तो ठीक है कि किसी को भी पता नहीं था कि कोविड में क्या इलाज करना है,
पर सेकंड वेव के बाद में जब इटली में बहुत सारे पोस्टमार्टम किए फर्स्ट वेव में, तो एक तो खून पतला करने वाली दवाई एक, दूसरी कार्टिकोस्टेरॉइड्स, दो दवाइयों ने तो डेफिनेटली कोविड में अच्छा काम किया है। और उन दवाइयों के लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं रहे। कुछ लोगों को ज़रूर है कि जिनको डायबिटीज़ थी या डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो गई है स्टेरॉइड से, पर वो लोग यदि अपने डॉक्टर के कांस्टेंट टच में रहे तो उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स दवाइयों की वजह से हुई थी वो तो मेरे ख्याल से मोस्टली मैनेज हो गई होगी या हो जाती है मैनेज। रेमडेसिविर आपने बिल्कुल आदमी को बिल्कुल जो सीरियस केस थे उनको सबको रेमडेसिविर दिया। तो रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट नहीं रहे। वो क्या है कि जैसे एंटीवायरल ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स रहे, पर वो कुछ टाइम तक ही रहे। मतलब जिस दौरान दवाइयाँ दी गई उसके बाद महीने 15 दिन तक साइड इफ़ेक्ट रहे, पर वो पेशेंट यदि कॉन्स्टेंटली डॉक्टर के फॉलोअप में रहे तो उनकी जितने भी साइड इफ़ेक्ट वाले थे सब ट्रीटेबल रहें। हम देखें कि कार्टिकोस्टेरॉइड दिए, उससे यदि किसी को डायबिटीज़ आ गई तो डायबिटीज़ कंट्रोल उनकी की। और बाद में मेरे कुछ पेशेंट थे जिनको कोविड में स्टेरॉइड दिए, उनको डायबिटीज़ आई, पर साल 1.5 साल बाद में उनकी डायबिटीज़ जो है काफ़ी कंट्रोल रही। शुरू में तो उनकी शुगर 400, 500, 600 तक गई, पर वो यदि डॉक्टर के कांस्टेंट फॉलोअप में रहें तो शुगर बढ़िया कंट्रोल रही। और साल 1.5 साल 2 साल के बाद में तो उनको बहुत नेग्लिजिबल दवाई शुगर की देना पड़ रही है। तो डेफिनेटली अपन मानते हैं कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, पर वो रहे लंबे टाइम तक नहीं रहे। वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। पर यदि पेशेंट कोविड का पेशेंट यदि उसके डॉक्टर के कॉन्स्टेंटली टच में रहा तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स अच्छे से मैनेज हो गए और वो पेशेंट्स को अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है साइड इफ़ेक्ट वाली जितनी शुरू के साल भर रही। मतलब अब धीरे धीरे वो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। हाँ, बराबर है सर। एक बड़ा मतलब इस प्रोग्राम के चलते चलते एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है सर कि जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट के हमारे सामने कोई केस आता है या हमारे किसी भी तरह से हमारे सामने आता है कोई केस, किसी व्यक्ति के साथ ये घटना होती है, तो जो आपने बताया था अभी कि उसके पास बहुत कम समय होता है बचने के लिए, तो क्या सर ऐसी कौन सी संजीवनी दवाई है जो उसको उस समय दी जाए जिससे उसकी जीवन रक्षा हो जाए? सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में इंसान का हृदय काम करना बंद कर देता है, पूरे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है वो 2 हैं, एक तो हमारा दिमाग और दूसरा हमारा हार्ट। क्योंकि जैसे हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट ब्लड को पंप करना बंद करेगा तो हार्ट में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और ब्रेन में भी कम हो जाएगी। तो जो सारा व्यवस्था है वो इन 2 ऑर्गन्स को बचाने के लिए है। सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति वायबल या जान बचाने योग्य 10 से 15 सेकंड रहती है, जो एज के साथ वेरी कर सकती है। यंग एज में लंबे समय तक अरेस्टेड स्टेट में व्यक्ति फिर भी रिवाइव किया जा सकता है, ओल्ड एज में वो ड्यूरेशन और कम हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 10 से 15 सेकंड का समय रहता है। तो इसमें 4 सूत्रीय प्रोग्राम है। इस पूरी प्रणाली को बोलते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें 4 स्टेप्स होती है स्पेसिफिक, जो ACLS या BLS प्रोटोकॉल्स को सरल तरीके से पब्लिक एजुकेशन में के मार्फत बताने के लिए बनाई गई है। वो 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो इस तथ्य को स्थापित करना कि कोई व्यक्ति जो मूर्छित होकर गिरा है उसे सडन कार्डियक अरेस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप इज डायग्नोसिस। पहचानेंगे कैसे सर उसको? तो जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति अचानक मूर्छित होकर गिरा है तो हाँ, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसमें 2 चीजें एक नॉर्मल नॉन मेडिकल लेमन पर्सन को चेक करते आना चाहिए। पहली तो रिस्पॉन्सिवनेस, कि क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम उसको हिला के देखें कि सुनो भाई, उठो भाई, क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। और दूसरा, क्या वो श्वास ले रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है ऊँ करके भी या थोड़ा हिडुल के, या फिर वो श्वास ले रहा है, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में शायद नहीं है। हो सकता है उसकी शुगर कम हो सकता है उसको पैरालिसिस हो सकता है वो एक्सीडेंटली टकरा के गिर गया, चक्कर खा के गिर गया हो, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन इत्यादि की वजह से गिर गया। तो रेस्पॉन्सिवनेस और ब्रीदिंग एफर्ट, ये 2 इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति सडन कार्डियक अरेस्ट में है। ये फर्स्ट स्टेप। मतलब यदि किसी की सांस चलना बंद हो गई है तो फिर हम उसको CPR की प्रोसेस में बढ़े आगे।
दूसरी स्टेप होती है कॉलिंग फॉर मेडिकल हेल्प। तो हम तुरंत अपने आसपास किसी डॉक्टर, मेडिकल एम्बुलेंस, जैसे इंडिया में जो इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है 108, वहाँ तुरंत किसी व्यक्ति को बोलें, वो तुरंत वहाँ इत्तला करें, इन्फॉर्म करें कि एक ये सज्जन जो है सडन कार्डियक अरेस्ट से ग्रसित है। ये सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट मसाज। तो उसमें हमारी छाती के ऊपरी हिस्से जहाँ पे ख़त्म होता है, तो जहाँ पेट का सॉफ्ट हिस्सा चालू होता है, उस जगह को पालपेट करके जो व्यक्ति सडन कार्डियक अरेस्ट में है वो एक सपाट और सख्त फर्म फर्श पे लेटा हो, और हमें दोनों हथेली को इस तरह करके उसको पुश करना है, उधर मसाज करनी है। मसाज के दौरान 4 से 6 इंच छाती नीचे दबना चाहिए, और इसकी गति हृदय की गति के समान होना चाहिए, जैसे 100 से 110 के प्रति मिनट के आसपास। तो ये चेस्ट मसाज हमें कंटिन्यू करनी है। कितनी देर तक? जब तक कि मेडिकल हेल्प नहीं आए, या फिर लगातार करते रहना है। लगातार करते रहना है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए, या फिर हमारे पास शॉक देने की व्यवस्था ना आए। मतलब जब भी कभी आपको इस तरह की सडन कार्डियक अरेस्ट की पोजीशन बनती है, तो उस व्यक्ति को लगातार, भले ही चाहे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रेगुलर उसके हार्ट को पंप करते रहें, और 1 मिनट में 90 से 100 बार, 100 के बीच लगभग इतनी बार उसको हाथ से, हथेलियों से, जो यहाँ जॉइंट्स है हमारे यहाँ पे पेट में नीचे की तरफ, इस जगह पे उसको 1 मिनट में कम से कम 100 बार पंप करें, लगभग 10 से 15 मिनट तक, जब तक कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती या है। फिर हमारे पास शॉक देने की व्यवस्था ना हो। हाँ, और शॉक दूसरा देने की जो व्यवस्था है, हाँ, जिसे हम एईडी बोलते हैं, हाँ, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर, वो सामान्यतः इंडिया में एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है, कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बाजार में, चौराहे पे भी अवेलेबल है। वो एईडी का ऑपरेशन बहुत सिंपल है, और वो जनमानस के लिए ही है। उसमें कोई मेडिकली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। उसमें 2 पैचेस होते हैं, उसमें पिक्चर रहता है। वो 2 पैचेस को छाती के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे अटैच किया जाता है, और उसमें एक स्विच होता है जिसे हम दबाते हैं। वो मशीन अपने आप आइडेंटिफाई करती है कि क्या उस व्यक्ति का जो सडन कार्डियक अरेस्ट में है, उसके हृदय को शॉक देके वापस चालू किया जा सकता है। अगर है तो मशीन अनाउंस करती है स्टैंड क्लियर डिलीवरिंग शॉक, तो हम उस व्यक्ति से दूर हो जाएं। जैसे ही वो शॉक डिलीवर करेगी, उसके बाद उसमें से वापस आवाज आती है रिज्यूम सीपीआर, तो हम वापस चेस्ट मसाज चालू करते हैं। तो ये चेस्ट मसाज 5-10 मिनट, और वो शॉक, या फिर चेस्ट मसाज कंटिन्यूड, क्योंकि शॉक देना तो सर हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आए, तब तक हम इस व्यक्ति की जान को बचा के रख सकते हैं। और ऐसा पूरी तरह वेल डॉक्यूमेंटेड है कि लोगों ने 1 से 1.5 घंटे तक सीपीआर करते करते उस व्यक्ति के दिमाग की वाइटैलिटी को बचा के रखा, जिससे और बाद में मेडिकल हेल्प आने के बाद उसका इलाज करके उनकी जान बचाई जा सके, और ऐसे व्यक्ति आराम से आज चल फिर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं कोई व्यक्ति जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट है उसकी जान बचाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल तथ्य को स्थापित करना, डायग्नोसिस, दूसरा कॉलिंग फॉर मेडिकल हेल्प, तीसरा चेस्ट मसाज, और चौथा डिलीवरिंग अ शॉक। तो ये 4 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट के मरीज की जान बचाई जा सकती है। सर एक आखिरी प्रश्न, कि जो सामान्य आदमी, सभी लोग, किसी भी एक मिनिमम उम्र जो आप बताएं, उनको किस तरह से अपना रेगुलर चेकअप करना चाहिए, और किस उम्र के बाद में रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है, और कौन कौन से चेकअप कराने हैं? देखिए, यूजुअली तो अभी तक तो हम लोगों का ये था कि एट द एज ऑफ 30 और 40 यू शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप कितने दिनों में सर? एवरी ईयर, हर साल में एक बार, पर अब जो यंग हार्ट अटैक देखते हुए सर, तो हमको ये कहना पड़ेगा कि हर व्यक्ति 12-15 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बार रूटीन एक ईसीजी उसका हो जाए कि कोई कंजेनाइटल गड़बड़ तो नहीं है, एक और रूटीन चेकअप हो जाए कि भाई कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये रूटीन एक बार हो जाए, आपके क्लिनिक में हो जाएगा। हाँ, उनको हर साल कराने की ज़रूरत नहीं है यंग लोगों को, पर आफ्टर 30 और आफ्टर 40 तो एवरी ईयर रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसमें ईसीजी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, इस सब तरह के चेकअप होना चाहिए।
अच्छा, ईसीजी, 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 शुगर, ब्लड चेकअप, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, मतलब किडनी के लिए चेकअप, लीवर के लिए चेकअप, तो जो रूटीन टेस्ट होते हैं वो सारे होना चाहिए एक बार। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं और ये बता रहा था, जो सीपीआर के बारे में अभी बात चल रही थी कि हमने इसी स्टूडियो में सीपीआर हार्ट वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर सीपीआर का CPR दे के बताया था डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, एक डमी लाके, और डमी को लाके और हमने सीपीआर का डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। और सीपीआर में हमने उसकी टेक्निक भी बताई थी। और सीपीआर में दूसरा, अभी जैसे बात चल रही थी कि 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ भी आदमी गिरा वहाँ भीड़ होती है, तो भीड़ में एक के बाद एक आदमी, क्योंकि कोई भी एक आदमी 10, 12, 15 मिनट से ज़्यादा देर सीपीआर नहीं कर सकता, वो थक जाएगा इस तरह से करते हुए। तो दूसरा आदमी आ जाए, दूसरे के बाद तीसरा आ जाए, मतलब एक के बाद एक आप सीपीआर करने वाले आदमी बदलते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेडिकल एड आने में आधी घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लग जाए। एम्बुलेंस कब आएगी, कैसे आएगी, मालूम नहीं हमको। तो वो सीपीआर कंटिन्यूड ऑन रहना चाहिए कि एक आदमी थक गया तो दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर वो आदमी वापस आ जाए। तो ये सीपीआर इज़ अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस जब तक कि मेडिकल एड हमको मिल नहीं जावे। और ये जो AICD की बात अभी बताई थी डॉक्टर साहब ने, तो हमने जो हार्ट मेला लगाया था 2020 में, तो उसमें हमने AICD मशीन ला के रखी थी और लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इसको कैसे यूज़ करना। तो उस हार्ट मेले में हमने सीपीआर के डिमॉन्स्ट्रेशन भी रखे थे, 12 से 15 हमने डमी लाके और पब्लिक को सीपीआर की प्रैक्टिस करवाई थी कि यदि आपको ज़रूरत पड़े तो किस तरह से करना। तो हम ये आगे भी चाहेंगे कि इस तरह के जो डिमॉन्स्ट्रेशन के जो सीपीआर के हैं, आप लोग वो अगर हम चाहें तो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के साथ हमारे उस टॉक शो का लिंक यूट्यूब पे उपलब्ध है। वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन हमने, सर कितनी तारीख को होता है वो होता है एक्चुअली सितंबर में होता है। सितंबर की लिंक आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। लास्ट संडे सितंबर का होता है वो। तो 28, 29, 28, 29 पहले की यूट्यूब की लिंक अगर आप देखेंगे तो वो सर का सीपीआर देते हुए लाइव हमने बनाया था उसका पूरा प्रोग्राम। सर ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आप दोनों हृदय रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, और हम में से कई लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है, और आज के आधुनिक ज़माने में हम लगभग सभी लोग अखबारों के पन्ने पलटते पलटते जब छोटी सी खबर अखबार में पढ़ती, कहीं हमको पढ़ने में आती है कि हृदय रोग का कोई नया इलाज मिला, या इस तरह की कोई नई मशीन भारत में इंट्रोड्यूस हुई, या कहीं लंदन में या जर्मनी में या अमेरिका में या कहीं भी वर्ल्ड में कोई नई मशीन या कोई नया इलाज इजाद हुआ है, कोई नई सफलता वैज्ञानिकों को मिली है। तो आज इतने हमारे बीच में प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बैठे हैं, तो हमारा प्रश्न बड़ा लाजमी है सर कि आज के तारीख में भारत में सबसे एडवांस हृदय की बीमारी का जो इलाज हो सकता है वो क्या है पॉसिबल? हृदय की बीमारियों का इलाज टेलर्ड अप्रोच है। जैसे मतलब अटैक आया उसके बाद वाला, तो हृदय के अंदर 3 सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारा हृदय हमारे शरीर में इंजन की तरह काम करता है। तो जैसे इंजन में 3 सिस्टम्स होते हैं, स्पार्क प्लग होता है, पिस्टन होता है और फ्यूल सप्लाई होती है। तो हृदय के अंदर भी यही 3 सिस्टम्स होते हैं। तो हार्ट अटैक वाली जो परेशानी है वो फ्यूल सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो फ्यूल सप्लाई में ब्लॉक आने पे जैसे मैकेनिक उसके कचरे को साफ करता है, तो सारी जो टेक्नोलॉजी है उस आर्टरी के ब्लॉकेज को क्लियर करके वहाँ पे उसका फ्लो रिस्टोर करने की ओर विकसित हो रही है। इनमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तो काफ़ी समय से उपलब्ध है। उसके अलावा रोटा एब्लेशन जिसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, तो वो कैल्शियम डिपोजिशन को ख़त्म करने के लिए रहता है। इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी मतलब हार्ट के वेसल्स के अंदर जाके अल्ट्रासाउंड तरंगों से उस कैल्शियम को तोड़ के वहाँ पे स्टेंट लगाने की क्रिया प्रणाली होती है। वो कैसे होता है सर, आपने बताया ये? तो कैसा रहता है, इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी एक बलून के माध्यम से अल्ट्रासाउंड तरंगों को हृदय की धमनियों में जमे हुए कैल्शियम के ऊपर फोकस करके उस कैल्शियम की लेयर को ब्रेक करने के लिए होता है, ताकि वहां पे अंदर जाके एक स्टेंट को अच्छी तरह एक्सपांड किया जा सके, जिससे उसका जो ल्यूमिनल एरिया है, धमनी का जो आंतरिक डायमीटर है, आंतरिक व्यास है, वो इम्प्रूव हो सके
और लंबे समय नए ब्लॉकेजेस की रिस्क कम हो। तो जो सर जो ब्लॉकेज होते हैं वो पूरा खत्म हो जाते हैं उससे? ब्लॉकेज को खत्म करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेज हार्ट की आज जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनकी लेयर का हिस्सा रहते हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। नहीं, आपने बोला ना कि रेडियो, हाँ, अनलेस कि वहां पे कोई क्लॉट जमा हो जिसको निकाला जा सकता है, बट कैल्शियम इत्यादि को वहां से निकाला नहीं जा सकता। हाँ, वहां पे उनकी लेयर्स को ब्रेक करके उसके ओवरऑल डायमीटर को इम्प्रूव किया जा सकता है। सर फिर मतलब आपके हिसाब से जो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वो अब नहीं कराते हुए ये नया? नहीं, ये सब एंजियोग्राफी का ही सहायक पार्ट है। टेक्निक्स ये एंजियोग्राफी का ही पार्ट है। सहायक तकनीक है जो हार्ट की धमनियों को लंबे समय तक उनके रक्त प्रवाह को मेंटेन करने का काम करती है, जो मैंने आपको बताई, रोटा एब्लेशन और इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी, ऑर्बिटल एथेरेक्टमी जैसे कई टेक्निक्स हैं जो अच्छी एंजियोप्लास्टी करने के लिए सहायक होती हैं। और उसी तरह बाईपास सर्जरी में भी कई तकनीक एडवांस हुई हैं, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी, की होल बाईपास सर्जरी, छोटे से होल से बाईपास सर्जरी करके नई टेक्निक्स एडवांस हो रही हैं। बट ओवरऑल इन सब का मेन उद्देश्य हार्ट की रुकी हुई धमनियों में फ्लो रिस्टोर करने का है। नहीं, उद्देश्य तो हम समझते हैं सर, बट फिर भी हम आज की तारीख में यदि किसी को इस तरह की बीमारी होती है तो वो क्या जानकारी किस तरह से सबसे एडवांस उसको इलाज मिल सके? इसके अलावा हृदय का जो स्पार्क प्लग रहता है सर, हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, उसमें भी त्रुटियां आने से इस तरह की बीमारियां होती हैं। इनमें भी त्रुटियां आने पे दूसरे तरह के अटैक होते हैं, जिनमें हृदय की गति एकदम कम हो जाती है, हृदय की पंपिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है, या फिर हार्ट बार बार कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में जाता है। तो ऐसी स्थिति में पेसमेकर लगा के हृदय के इलेक्ट्रिक सर्किट को सुचारू रूप से चलाने की क्रिया प्रणाली होती है। पेसमेकर टेक्नोलॉजीज में भी आजकल कई नई टेक्निक्स विकसित हो गई हैं, जैसे कंडक्शन सिस्टम पेसिंग, जैसे कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जैसे AICD इम्प्लांटेशन इत्यादि। तो इनके माध्यम से हार्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट की त्रुटियों को ठीक किया जाता है। बैटरी लगाने की कोई उसमें सर बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी कि शायद बैटरी का कोई लाइफ का भी कोई हर पेसमेकर की बैटरी की लाइफ होती है 10 से 12 वर्ष औसत आयु रहती है, और उसके बाद उस बैटरी को रिप्लेस किया जाता है, बदल जाती है सर उसके बाद। कुछ हृदय की बीमारियां ऐसी होती हैं जो हार्ट के इलेक्ट्रिक वोल्टेज या सर्किट के ज़्यादा करंट के प्रवाह से होती हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट या जो सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के माध्यम से हम पैर के रास्ते से अंदर जाके उनको हटा देते हैं, जिससे हृदय की बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो कई व्यापक तौर पर हृदय संबंधित बीमारियों का इलाज काफ़ी इन्वेजिव और कई उन्नत हो गया है। बट मेडिकल टेक्नोलॉजी और तकनीकों में उन्नति के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली में भी गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियों का प्रिवलेंस तो बढ़ रहा है। हाँ, इलाज बढ़ने से हम व्यक्ति की औसत आयु जरूर बढ़ाते जा रहे हैं, बट बीमारियों के प्रिवलेंस फिर भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जीवन शैली जो है वो। मैं बार बार आपके समक्ष बोल रहा हूँ कि मेरा अंतिम प्रश्न है, लेकिन मेरी जिज्ञासाएं हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर भी मेरा एक अंतिम प्रश्न डॉक्टर जगदीश गुप्ता साहब से कि सर, जैसे सामान्य रूप से अंग प्रत्यारोपण हो रहा है अभी सभी जगहों पे, लेकिन अभी तक हृदय को प्रत्यारोपित करने में सफलता क्या मिली है? और नहीं। क्या इस तरह की कोई संभावनाएं हैं सर? नहीं, हृदय प्रत्यारोपित हो रहे हैं, पर क्या है, हृदय प्रत्यारोपित होने के लिए एक तो डोनर चाहिए। हाँ। तो अपने इंडिया में भी हृदय प्रत्यारोपण हो रहा है। आप सेंटर्स कौन कौन से हैं जो अभी कार्डियक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? हाँ, तो चेन्नई, साउथ इंडिया में काफ़ी साउथ इंडिया में काफ़ी सेंटर्स हैं। मुंबई में है, अहमदाबाद में है। हाँ, तो हृदय प्रत्यारोपित हो रहे हैं। प्रत्यारोपण की सर्जरीज हुई है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, अभी वो सर बता रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो फ्यूल सप्लाई वाला जो प्रॉब्लम है कि आर्टरी में ब्लॉक हुआ और हृदय को खून नहीं मिल रहा है, तो इसमें टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है कि पेशेंट का चेस्ट पेन हुआ, उसकी नली में खून का थक्का जमा, अब वो खून का धक्का जमने के बाद में वो कितनी देर में मेडिकल एड पे पहुंचता है, क्योंकि कोई भी बॉडी का मसल या बॉडी का कोई भी पार्ट, उसको 6 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा यदि ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो वो पार्ट डैमेज हो जाता है। यदि हार्ट के किसी एरिया की नली ब्लॉक हुई और वो ब्लॉक पड़ा रहा 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे,
पेशेंट को तकलीफ हो रही है, या तो वो सेंटर अवेलेबल नहीं है, कहीं दूर है, या वो इग्नोर कर रहा है, तो उसमें जो हार्ट का मसल डैमेज हो गया, तो बाकी हमने उसका रास्ता खोल भी दिया, तो जो मसल डैमेज हुआ है उस मसल डैमेज के लिए हमारे पास अभी कोई ज़्यादा साधन नहीं है। सर एक बार यदि हार्ट बंद हो गया बंद हो गया तो आरएससी हो गया। फिर उसके बाद वापस से चालू होने की संभावना कितनी होती है सर उसको? वो डिपेंड करता है कि हमारे पास AICD, हमारे पास वो CPR कार्डियोवर्शन, मतलब CPR हम कर रहे हैं, हाँ, मतलब और जो कार्डियोवर्शन मशीन की से होता है। मशीन से हम उसको करंट देके और हार्ट को वापस चालू कर लें। कितने समय तक हो सकता है सर ये? कितने समय के बाद एक नहीं। आदमी की जैसे हार्ट बंद हो गया हाँ। तो मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा इलाज नहीं मिला, हाँ, फिर नहीं तो आप देखें, आपको जो सबसे शुरू में डॉक्टर व्यास ने बताया था कि कोई व्यक्ति यदि चक्कर खा के गिरा तो हार्ट और ब्रेन इनका कोरिलेशन बहुत जरूरी है। हाँ, अब क्या हुआ, मस्तिष्क यदि को खून चलना ही बंद हो गया। हार्ट यदि 2 मिनट 4 मिनट 2 मिनट भी बंद रहा और उसके मस्तिष्क को ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन डेड हो गया। अब उसके बाद में आपने घंटे भर बाद यदि हार्ट को चालू भी कर लिया तो उससे क्या होना है? अच्छा। क्योंकि यदि ब्रेन डेड हो गया तो ऑलरेडी पेशेंट इज डेड। तो ये तो मतलब हमको जितनी दिल जल्दी को- चालू करना है। दिल को जिंदा रखने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपका दिमाग जिंदा रहे। हाँ। यस, बहरहाल प्रश्न कई हैं और बड़े जिज्ञासा और डर से जुड़े हुए हैं, परंतु समय की सीमा हमारे साथ में है। आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और हमारे विशेषज्ञों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि समय समय पर हमारे अनुरोध पर हमारे स्टूडियो में पधारें और हमारे दर्शकों के लिए इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू, अगली बार धन्यवाद। के लिए आप पुनः आमंत्रित हैं। धन्यवाद। कृपया हम सभी पर इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।